आज क्षार धातुओं के गुणों में आवर्तिता इसको पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, क्षार धातुएं दीर्घ आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में स्थित हैं, तो उन क्षार धातुओं के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो आवर्तिता से तात्पर्य है कि गुणों में क्रमिक परिवर्तन। अब दो तरह के गुण पदार्थ के, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। तो गुणों में क्रमिक परिवर्तन के अंतर्गत भौतिक गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन है या भौतिक गुण में जो आवर्तिता है, उसको हम पहले अध्ययन करेंगे। अब भौतिक गुण में सबसे पहले पदार्थ की अवस्था, इसको हम अध्ययन करेंगे। आप सब जानते हैं पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस, द्रव एवं गैस। तो क्षार धातुओं में जैसे आप देख रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये सभी भौतिक अवस्था की यदि बात करें तो चांदी के समान सफेद क्षार धातुएं होती हैं। जैसे आप सोडियम को देखोगे तो चांदी के समान सफेद रहेगा। तो ये सभी चांदी के समान सफेद हैं। ये सभी सफेद होने के साथ मुलायम है। मुलायम होने के साथ चमकदार होते हैं। और इन सब के अलावा ये सभी हल्की होते हैं। एक और बात है कि इनके गुणों में क्रमशः परिवर्तन होता है। जैसे लिथियम से ज्यादा कौन रहेगा? सोडियम। सोडियम से ज्यादा कौन रहेगा? पोटेशियम। ऐसे क्रमशः परिवर्तन हो रहा है। तो लिथियम से ज्यादा सोडियम भारी होगा। सोडियम से ज्यादा कौन भारी होना चाहिए? पोटेशियम। गुणों में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है ना। तो इन लोग क्रमशः इनके द्रव्यमान बढ़ेंगे। तो सोडियम से अधिक भारी किसको होना चाहिए? पोटेशियम को। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। सोडियम की तुलना में पोटेशियम क्या होता है? हल्का। याद रहेगा, यहाँ पर क्रमिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब एक बात आपको यहाँ जानना होगा कि पोटेशियम ये किससे हल्का होता है? बताइए। सोडियम की अपेक्षा कैसा होता है? हल्का। तो पदार्थ की अवस्था हम पढ़ रहे हैं। तो क्षार धातुओं में जैसे इन सभी की भौतिक अवस्था के हिसाब से यदि हम देखें तो चांदी के समान क्या है? सफेद है, चमकदार है, मुलायम है, हल्की है। ठीक है। और एक और बात यहाँ आप जरूर कहोगे कि पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम सोडियम की अपेक्षा क्या होता है? हल्का होता है। ये आपको यहाँ उल्लेख करना होगा। पोटेशियम सोडियम की अपेक्षा कैसा होता है? हल्का होता है। तो ये हुआ पदार्थ की अवस्था। इसके बाद हम आ जाते हैं घनत्व। दूसरा भौतिक गुण जो है वो घनत्व का है।
इसमें हम आवर्तिता पढ़ेंगे, इसमें हम क्रमिक परिवर्तन को देखेंगे। तो इनके घनत्व जो है, यदि हम ऊपर से नीचे जाएं, ऊपर से नीचे का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये देखिए ये है ऊपर से नीचे। वर्ग में हम कहां से कहां जा रहे हैं? ऊपर से नीचे। तो घनत्व में आप ये कहोगे कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व जो है इनके कैसे होते जाते हैं बताइए? बढ़ते जाते हैं। जब जब आप क्षार धातुओं में ऊपर से कहां जाओगे? नीचे, तो इनके जो घनत्व हैं वो क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो आपको बताना होगा कि इनके द्रव्यमान है, इनके आयतन है, तो इन लोग बढ़ते हैं, द्रव्यमान आयतन बढ़ते हैं, इसलिए इनके घनत्व भी क्या होते जाते हैं बताइए? बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो भौतिक गुणों में हम आवर्तिता को पढ़ रहे हैं, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने देखा पदार्थ की अवस्था, दूसरा हम कौन सा देख रहे हैं? घनत्व। तो घनत्व में जब जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं क्षार धातुओं में, तो इनके घनत्व बढ़ते हैं। और उसके कारण क्या है भाई? तो इनके द्रव्यमान और आयतन दोनों बढ़ते हैं, इसलिए इनका घनत्व भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। अब तीसरे भौतिक गुण की आवर्तिता पर हम आ जाते हैं। तो तीसरा भौतिक गुण जिसकी आवर्तिता पढ़ा जाना है वो है गलनांक एवं क्वथनांक। कौन सा है? गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके गलनांक एवं जो क्वथनांक हैं अन्य धातुओं की तुलना में कम होते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक के संदर्भ में हम क्या कहेंगे कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। क्षार धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रबल बंध नहीं बनाता है, प्रबल बंध नहीं बनाता है। और यही कारण है कि एक संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रबल बंध नहीं बनाता, जिसके कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। अर्थात मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट जो हैं इनके क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। अब एक और भौतिक गुण, उसकी आवर्तिता को हम पढ़ेंगे, और वो है परमाण्विक त्रिज्या। परमाण्विक एवं आयनिक त्रिज्या। तो इसके बारे में अब पढ़ा जा रहा है। चौथा भौतिक गुण, इसकी आवर्तिता को हम पढ़ रहे हैं। ये कौन सा है? परमाण्विक एवं आयनिक त्रिज्या। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्या होती जाती है बताइए? बढ़ती जाती है। परमाण्विक एवं आयनिक त्रिज्या क्या होते जाती है? बढ़ती जाती है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाण्विक एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है। इसका कारण है कि कोष की संख्या में वृद्धि होती है। कोष की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। अब कोष की संख्या को हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे लिथियम की यदि हम बात करते हैं,
तो लिथियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हो 3। जैसे ये उसका नाभिक है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाद में कितना रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही कोष हुए ना। अब मान लीजिए आप इसका जानना चाहोगे तो इसमें जैसे पोटेशियम में 19 हो गया, तो इसमें ये नाभिक हुआ तो पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 8 और फिर क्या हो गया 1। तो कोष की संख्या वृद्धि हो रही है तो इसकी त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ते जाती है। इसकी त्रिज्या आपको दिख रही है कम होगी और इसकी त्रिज्या आपको दिख रही है अधिक होगी। इस पर जाओगे तो इसकी त्रिज्या तो और ज्यादा होगी। आप ये पाओगे कि इसमें कोष की संख्या जो है बहुत अधिक होगी तो इसकी त्रिज्या भी क्या होती है, अधिक होती है। तो चौथा भौतिक गुण जिसमें हम आवर्तिता पढ़ रहे हैं वो है परमाण्विक एवं आयनिक त्रिज्या। तो हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाण्विक एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ते जाती है और कोष की संख्या जो है इसमें वृद्धि होती है। यही कारण है कि परमाण्विक एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। अब एक और 5वां भौतिक गुण हम पढ़ेंगे। 5वें भौतिक गुण की आवर्तिता को हम जानेंगे और वो है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 5वां जो गुण है वो है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा जो है परमाणु कोष की जब संख्या बढ़ती है जैसा कि इन सब जगहों पर आप देख रहे हो परमाणु कोष की क्या है, संख्या बढ़ती है, तो उसके साथ जो है आयनन ऊर्जा जो है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये एक और भौतिक गुण की आवर्तिता पढ़े। परमाणु कोष की संख्या बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा का जो मान है वो क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। और उसके 2 कारण हैं। आयनन ऊर्जा बढ़ने के जो है कितने कारण हैं, 2 कारण। एक तो इसका आकार बढ़ता है, आकार में वृद्धि होती है, आकार में बढ़ोतरी होती है। और दूसरा जो कारण रहा है वह कोष की संख्या, कोष की संख्या में वृद्धि होती है। यही कारण है कि आयनन ऊर्जा जो है परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा बढ़ते जाती है। उसके 2 कारण हैं, आकार में बढ़ोतरी होती है और दूसरा कोष की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये 5वां भौतिक गुण है और जिसकी आवर्तिता हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 5 भौतिक गुणों की आवर्तिता आपने देखी क्षार धातुओं के संदर्भ में। अब 6वां रहेगा धन विद्युत प्रकृति या धन विद्युत लक्षण। तो धन विद्युत प्रकृति या धन विद्युत लक्षण भी कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में परिवर्तित होते हैं। जैसे यम लिख देते हैं, यम मतलब मेटल, यम मतलब मेटल, मेटल मतलब धातु ना। तो ये धातु है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो एक धन आवेश इस पर आ जाएगा इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में परिवर्तित होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, धन विद्युत लक्षण। अब इन लोग त्याग करके अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अक्रिय गैस
के आदर्श गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको त्याग कर धन आयन में परिवर्तित होते हैं। ये इनकी धन विद्युत प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? धन विद्युत प्रकृति। अब 7वां भौतिक गुण जिसकी हम आवर्तिता को पढ़ेंगे, और 7वां जो गुण है वो इनकी है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। अब आप लिखोगे कि इनके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्य कोश में सभी 4 धातुओं के 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा था। तो इन सभी की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? धन 1। तो सभी 4 धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? धन 1 होती है। अब और भौतिक गुण जिसके आवर्तिता को पढ़ा जाना है, और वह है अपचयन विभव। क्या जी? अपचयन विभव। तो अपचयन विभव को पढ़ा जा रहा है, 8वां क्रम है, और वो कौन है? अपचयन विभव। अब इसको हम मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक अपचयन विभव। इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? E0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं? E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो अपचयन विभव को E0 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और क्या है? फ्रांसियम। तो इन सब के हम मानक अपचयन विभव को यदि दर्शाएं तो ऋण में 3.04, इसी तरह से ऋण 2.72, ऋण 2.92, ऋण 2.99, ऋण 3.02। तो एक बात तो साफ है कि इनके जो मानक अपचयन विभव हैं, क्या जी? मानक अपचयन विभव वो क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। E0 से प्रदर्शित करते हैं, और इनके मानक अपचयन विभव कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो जैसे ऋण 3.01, 04, ऋण 2.729299 और ऋण 3.02। तो ये इनके सबके मानक अपचयन विभव हैं, वो ऋणात्मक होते हैं और इस तरह से तुलनात्मक रूप से पाए जाते हैं। अब एक और भौतिक गुण जिसकी आवर्तिता हमको पढ़ा जाना है वो है ज्वाला का रंग। सभी धातुएं जो हैं ज्वाला परीक्षण देती हैं, ज्वाला में रंग। तो सभी 4 धातुओं में ज्वाला में रंग मिलेगा। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है। अलग अलग रंग देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे लिथियम जो है गहरा लाल रहेगा, सुनहरा पीला रहेगा सोडियम। तो इस तरह से सभी ज्वाला में रंग देते हैं। जैसे ये गहरा लाल देगा और ये जो है सुनहरा पीला रंग देता है। तो इस तरह से सभी 4 धातुएं जो हैं ज्वाला परीक्षण देती हैं, ज्वाला में रंग। अब अंतिम जो 4 धातुओं के गुणों में आवर्तिता की बात है वो है चालकता और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो ये सभी जो 4 धातुएं हैं ये विद्युत की सुचालक हैं। क्या होती हैं? सुचालक। और इसके अलावा जो है चालकता एवं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो इसमें आप ये देखोगे कि सुचालक होते हैं और प्रकाश जब पड़ता है तो प्रकाश पड़ने पर
इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्षार धातुओं के गुणों में आवर्तिता होती है और हम सबने विभिन्न भौतिक गुणों में आवर्तिता को पढ़ा और ये सब है मानक अपचयन विभव जिसको E0 से व्यक्त करते हैं, उसके गुणों में आवर्तिता, ज्वाला में रंग में आवर्तिता, चालकता एवं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। हाँ, तो सभी क्षार धातुएं जो हैं सुचालक होती हैं और प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का क्षार धातुएं क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। तो क्षार धातुओं के भौतिक गुणों में आवर्तिता आप सभी ने पढ़ा। अब हम भौतिक गुणों से आगे बढ़ते हैं। क्षार धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रांसियम। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ये भी आपको जानना है। और क्षार धातुओं के अब रासायनिक गुणों में आवर्तिता, इसको हम पढ़ेंगे। तो गुणों में क्रमिक परिवर्तन या आवर्तिता चल रही है, तो अब है बारी क्षार धातुओं के रासायनिक गुणों में आवर्तिता। या रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन हम कह सकते हैं। तो क्षार धातुओं के रासायनिक गुणों में आवर्तिता को पढ़ा जाना है। जैसा कि आप सबने भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा, उसी तरह से आप किसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक गुणों के बारे में। तो पहला है हाइड्राइड या हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्राइड का बनना। तो क्षार धातुएं जैसे यदि हम इनको मेटल से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, मेटल, यम से, धातु से, तो ये जब जब हाइड्रोजन से क्रिया करेंगी तो धातु हाइड्राइड बनाती हैं। इन लोग क्या बनाते हैं, धातु हाइड्राइड बनाते हैं। सभी क्षार धातु हाइड्रोजन से क्रिया कर धातु हाइड्राइड बनाएंगे। अब इनको संतुलित करना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो ये 2 कर दोगे और इधर आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। अब लिथियम कोई भी इस वर्ग का धातु हम लेंगे, तो जैसे मेटल की जगह लिथियम ले लिए, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो LiH बनेगा, तो ये 2 बार रहेगा ऐसा। लिथियम हाइड्राइड ये मेटल हाइड्राइड है, धातु हाइड्राइड, और ये है लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। तो पहला है रासायनिक गुणों में आवर्तिता। हाइड्रोजन से जब क्रिया होती है तो ये हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। अब यदि बात करें कि हाइड्राइड यदि जल से क्रिया कर लें, तो जल से क्रिया द्वारा यही हाइड्राइड हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, मुक्त करते हैं। जैसे लिथियम हाइड्राइड, इसको आप जल से क्रिया कर दोगे, किससे क्रिया करोगे, जल से, तो लिथियम हाइड्राइड बनेगा और कौन मुक्त होगा बताइए, हाइड्रोजन मुक्त होता है। और LiOH बन गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपके मुक्त हो गए, ठीक है। समीकरण के इधर के परमाणु इधर के परमाणुओं के बराबर होना चाहिए। सब देख रहे हो, लिथियम यहाँ है, OH आ गया और H2 बाहर हो गया। तो हाइड्राइड के बारे में आपको इस तरह से जानना है कि सब हाइड्राइड बनाते हैं, और जैसे लिथियम का हाइड्राइड ये है और
फिर जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो ये पहला भौतिक गुण हुआ, पहला रासायनिक गुण की आवर्तिता हुई, और वो है हाइड्राइड क्षार धातुओं के या हाइड्रोजन से क्षार धातुओं की क्रिया। अब दूसरे भौतिक गुण की हम दूसरे रासायनिक पदार्थ जिससे क्रिया होगी वो है ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया, इसको हम हाइड्रोजन से क्रिया कह सकते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन से जब क्रिया होती है तो हाइड्राइड का बनना, और उसी तरह यदि हम ऑक्सीजन से क्रिया कहेंगे तो ये ऑक्साइड का बनना, क्या कहलाएगा? ऑक्साइड का बनना। अब कैसे होगा? तो मेटल ऑक्सीजन से क्रिया होगी 1/2O2, तो इस तरह MO बनेगा। क्या बनेगा? MO बनेगा। हमने आधा ऑक्सीजन लिया है तो क्या बना बताइए? MO। जैसे M की जगह हम लिथियम रख देते हैं, आधा ऑक्सीजन इसको देंगे तो LiO, लिथियम ऑक्साइड बना। तो इस वर्ग का लिथियम जो धातु है, क्षार धातु, उसको हमने लेकर क्रिया को पढ़ा, आधे ऑक्सीजन के साथ लिथियम ऑक्साइड बनाया। धातु था वो धातु ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, तो इस वर्ग के जो धातु हैं ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। और सुपर ऑक्साइड भी बनते हैं, सुपर ऑक्साइड बनते हैं। अब कैसे बनेंगे? तो जैसे मेटल हुआ, धातु हुआ, क्षार धातु, यदि ऑक्सीजन से क्रिया करे MO2 बनाता है तो ये जो है सुपर ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर ऑक्साइड। तो इस वर्ग की धातुएं पूरे ऑक्सीजन को यदि हम लेते हैं तो MO2 बनाएंगी, उस धातु के सुपर ऑक्साइड कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? तो ये हुए ऑक्साइड और ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। तो ये हुआ ऑक्सीजन से क्रिया या ऑक्सीजन के साथ क्रिया जो ऑक्साइड बनाए तो उनकी आवर्तिता। तो ये दूसरा रासायनिक गुण है जिसमें हमने आवर्तिता को पढ़ा। अब हम पहुंच जाते हैं जल से क्रिया। तो जल से क्रिया होती है तो ये अपघटित नहीं होते, और अपघटित नहीं होते और हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे लिथियम है, लिथियम की जल से क्रिया होगी तो LiOH बनेगा, और कौन मुक्त होगा बताइए? हाइड्रोजन मुक्त होगा। अब इसको हम इस तरह से संतुलित करके लिख देंगे। तो कुल मिला के इस वर्ग के जो धातु हैं, क्षार जो धातु हैं, वो हमेशा जल से क्रिया करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन क्या होती है? मुक्त होती है। तो तीसरा रासायनिक गुण जिसकी आवर्तिता हम पढ़ रहे हैं तो इस तरह से है कि क्षार धातुएं जल अपघटित नहीं होती, हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, और इस तरह से लिथियम को यदि हम लेकर पढ़े तो आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है मुक्त होता है। अब एक और रासायनिक गुण जिसकी आवर्तिता हम पढ़ेंगे, हैलोजन से क्रिया। अब हैलोजन से क्रिया होगी तो हेलाइड बनते हैं। हैलोजन से क्रिया से क्या प्राप्त होते हैं? हेलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे क्षार धातु मेटल, हैलोजन है X2, तो MX2 बनेगा।
धातु हेलाइड। ये क्या कहलाता है? धातु हेलाइड। मेटल मतलब धातु। यक्स किसको लिखते हैं? हेलोजन को। यहाँ आप बता सकते हो कि m बराबर होगा लिथियम, सोडियम, m की जगह इनको प्रयुक्त करेंगे और यक्स की जगह हम प्रयुक्त करेंगे Cl, Br, I। जो भी हेलोजन है यक्स की जगह में आएंगे और जो भी क्षार धातु हैं वो किसकी जगह में आएगी? M। तो हेलोजन से क्रिया से हेलाइड प्राप्त होते हैं और धातु हेलाइड, मेटल हेलाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक और रासायनिक गुण है जिसकी आवर्तिता हम पढ़े। अब और आगे बढ़ जाते हैं। इनके हाइड्रोजन से क्रिया, जैसे अभी हमने हेलोजन से क्रिया पढ़ी, तो उसी तरह अब हम पांचवा रासायनिक गुण जिसकी हम आवर्तिता क्षार धातुओं के संदर्भ में पढ़ेंगे और वो है हाइड्रोजन से क्रिया। तो अब ये हो गया हाइड्रोजन से क्रिया। और हाइड्रोजन से क्रिया में आपको कहना है कि हाइड्राइड बनाते हैं सभी क्षार धातु। अब जैसे मेटल हो गया, हाइड्रोजन से क्रिया हुई तो मेटल हाइड्राइड बनेगा। इस तरह से हमको लिखना चाहिए। तो क्या बनता है? धातु हाइड्राइड या मेटल हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। तो क्षार धातुओं के गुणों में आवर्तिता की जब बात आई तो विभिन्न भौतिक गुणों में आवर्तिता हम लोगों ने पढ़ा। विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संदर्भ में आवर्तिता को पढ़ा, चाहे ऑक्सीजन से संदर्भ में, हेलोजन के संदर्भ में। तो ये सब इनके गुणों में आवर्तिता आपने देखा। अब हम कुछ यौगिकों के गुण भी पढ़ेंगे, मतलब क्षार धातु के कुछ यौगिक जो हैं उनके गुण किस तरह से होते हैं तो उसको हम पढ़ना है। तो क्षार धातुओं की आवर्तिता इतना ही था। अब हम जानना चाहेंगे क्षार धातुओं के गुण, क्षार धातुओं के यौगिक जो हैं और इन यौगिकों के गुण, इसको भी हम अध्ययन करेंगे भौतिक एवं रासायनिक गुणों में आवर्तिता के साथ। तो इसमें हम लोग जल अपघटन की बात करेंगे तो बहुत पहला रहेगा अपघटन। तो क्षार धातुओं के जो यौगिक हैं उनके गुणों में पहला किसको पढ़ा जा रहा है? अपघटन। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड है, इसको जल अपघटित किया जाए तो NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH बनता है और ये कितनी बार बनेगा? 2 बार जो है प्राप्त होगा। अब इसको संतुलित इस तरह से कर देंगे। तो अपघटन का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्साइड हैं क्षार धातुओं के, तो जल द्वारा अपघटित होते हैं और अपघटित होकर जैसा कि आप देख रहे हो क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्षार धातुओं के गुणों में आवर्तिता और पहला हमने कौन सा पढ़ लिया? अपघटन। तो अपघटन में आपने देखा कि जल अपघटन हुआ और जल अपघटन जो है होने से क्षार प्राप्ति हुई। अब इसके संदर्भ में दूसरे भी आप क्षार धातु प्रयुक्त कर सकते हो। जैसे सोडियम नहीं प्रयुक्त करना है, लिथियम का भी यदि आप अध्ययन करोगे तो इसी तरह से सोडियम की जगह पर लिथियम का अपघटन होगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड क्षार जो है बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। हाइड्रोक्साइड जो है इनके अल्प विलेय होते हैं। तो अभी अपघटन पढ़ा आपने इनके ऑक्साइडों का
अब इनके हाइड्रोक्साइड का पढ़ेंगे कि किस तरह से विघटन होता है। तो ये इसका विपरीत होता है, मतलब आप ये देखोगे कि हाइड्रोक्साइड जो है ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अब इसका आप विपरीत कहना चाहोगे, कहने का मतलब इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा और जल के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि इनके हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त हो तो कौन प्राप्त होता है बताइए? ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो क्षार धातुओं के यौगिक हम पढ़े कि ऑक्साइड हैं, तो जल अपघटन कैसे होंगे? क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड हैं, तो किस तरह से ऑक्साइड प्रदान करेंगे? अब इसी तरह से और है इनके कार्बोनेट यौगिक। कौन से यौगिक? कार्बोनेट यौगिक। तो तीसरा हम बात रखें वो है कार्बोनेट यौगिक। तो कार्बोनेट यौगिक जो है ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बोनेट यौगिक क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाते हैं। अब आप लिखोगे जैसे लिथियम का जो कार्बोनेट है Li2CO3, तो इस तरह से Li2O बनाएगा और CO2 जो है मुक्त होगा। तो इस तरह से कार्बोनेट, ये देखिए लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। तो अपघटन या जल अपघटन इनके ऑक्साइडों के, तो ऑक्साइड जो है इनके ऑक्साइड का जल अपघटन, तो ये हम पहले पढ़े कि इस तरह से ऑक्साइड जो है उनका जल अपघटन होगा। क्षार धातुओं का हाइड्रोक्साइड है तो उनके अपघटन से हमको क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा, चाहे वो लिथियम का हो चाहे लिथियम नहीं है तो यहाँ सोडियम का भी हो सकता है, कोई भी क्षार धातु का हाइड्रोक्साइड। उसी तरह कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में जो है जैसे लिथियम का कार्बोनेट, तो इसकी सहायता से लिथियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। लिथियम नहीं लेना है तो आप दूसरी क्षार धातु का ये Na2CO3 ले लेंगे तो Na2O बनेगा और CO2 बनेगा। तो लिथियम के बदले हम सोडियम प्रयुक्त कर सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से तो क्षार धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों में आवर्तिता हमने पढ़ा और क्षार धातुओं के यौगिक जो होते हैं उनके गुणों को भी हमने अभी अध्ययन किया। तो जैसा कि हमने क्षार धातुओं के भौतिक गुण पढ़ा था, तो क्षार धातुओं के भौतिक गुण, तो भौतिक गुणों को कुछ विस्तार से हमको जानना है कुछ जगहों पर। जैसा कि हमने बताया था ज्वाला का रंग, तो ज्वाला का रंग जो है इसको हम और अधिक विस्तार से जानेंगे। तो क्षार धातु और उनके लवण ज्वाला को विशिष्ट रंग देते हैं। तो आप ये कहेंगे कि क्षार धातुएं और उनके जो लवण हैं ज्वाला को विशिष्ट रंग देते हैं, ज्वाला को विशिष्ट रंग देते हैं। तो ये विशिष्ट रंग कौन है, इनको आपको लिखना भी है, जानना भी है। जैसा कि आप पहले भी कुछ रंग हमने बताया था कि धातु होता है जिनके नाम आप जानते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्षार धातु हैं। तो ज्वाला का जो रंग है उसको आप इस तरह से दर्शाना है ज्वाला का रंग। तो ज्वाला का रंग गहरा लाल, जैसे आपने इसका जाना था, इसका रंग कैसा रहता है? गहरा लाल। गहरा लाल के बाद सुनहरा पीला
और हल्का बैगनी आपने इसके लिए देखा था। तो इसका जो है सुनहरा पीला, और इसमें आपने देखा था पोटेशियम का हल्का बैगनी। तो इस तरह से आप रंग पढ़े थे, लाल बैगनी और नीला, इस तरह से इनके रंग रहेंगे। तो लाल बैगनी और इसका जो रहता है वो क्या है, नीला। तो ज्वाला का रंग गहरा लाल, सुनहरा पीला, हल्का बैगनी और लाल बैगनी नीला रंग देते हैं। अब इनके जो क्लोराइड होते हैं क्षार धातुओं के, क्या क्लोराइड, तो क्षार धातुओं के जो क्लोराइड हैं, तो क्लोराइड क्या करते हैं कि बुनसन ज्वाला को गर्म करते हैं इन यौगिकों के जो क्लोराइड हैं उनको हम बुनसन ज्वाला में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो बुनसन ज्वाला में इनको गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं। तो इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्तेजित होकर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन क्षार धातुओं के, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्चतर अवस्था में चले जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर, आप बताओगे, उत्तेजित होकर कहाँ चले जाते हैं, उच्चतर अवस्था में। अब उच्चतर अवस्था में चले जाते हैं। अब उच्चतर अवस्था में चले जाने के बाद चले जाते हैं, वापस जब आते हैं ये इलेक्ट्रॉन वापस लौटते हैं सामान्य अवस्था में। तो उस समय क्या आप देखोगे, वापस लौटते हैं तो विकिरण का जो है उत्सर्जन, विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो विकिरण के रूप में ऊर्जा जो है इन लोग क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि विकिरण के रूप में जब ये ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो इसमें से आपको ये दिखेगा, ये तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में होती है। तो जिसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो तरंग दैर्घ्य किस क्षेत्र में रहती है, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में रहती है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में रहती है। तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में रहती है, यही कारण है कि इन लोग अलग अलग रंग देते हैं। और आप ये पाओगे कि इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्तेजना कहते हैं। तो ये है ज्वाला का रंग, इसको आपको इस तरह से अध्ययन करना है। अब अब हम लोग चार धातुओं के भौतिक गुणों को और अधिक ठीक से पढ़ रहे हैं, कुछ सुधार करते हुए। अब मानक अपचयन विभव की बारी है। तो मानक अपचयन विभव जैसा कि हमने पढ़ा था उसको जानना है। तो मानक अपचयन विभव, तो मानक अपचयन विभव में धातुओं के मानक अपचयन विभव अन्य की तुलना में बहुत ऋणात्मक है। तो आप यहाँ पर ऐसा कहोगे कि क्षार धातुओं के मानक अपचयन विभव जो होते हैं, मानक अपचयन विभव, और अन्य जो धातुएं हैं अन्य धातुओं की तुलना में ऋणात्मक होते हैं, बहुत ऋणात्मक होते हैं। तो ये आप जानोगे। और एक और इससे जुड़ा है कि इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं अच्छे अपचायक के रूप में व्यवहार करते हैं, बहुत ऋणात्मक होते हैं। तो ये इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं अच्छे अपचायक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यही कारण रहा है कि ये अच्छे अपचायक के रूप में होते हैं।
तो ये अच्छे अपचायक के रूप में इनका व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है। चायक के रूप में इनकी व्यवहार करने की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है, प्रवृत्ति होती है। अब आपको सभी का मान भी दर्शाना है इस तरह से, जैसे समूह में यदि हम जाएंगे तो आप देखोगे कि इनके जो धातु हैं तो उनको हम जैसे ऐसे लिख रहे हैं। धातु आप जानते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कौन हो गया, सीजियम। अब इनके यह अपचय मान जो है E0 जो वोल्ट में दर्शाते हैं तो अलग अलग होगा। जैसे लिथियम का जो है ऋण 3.04, ऋण 3.04 वोल्ट जो है इसका होता है। इसका जो है ऋण 2.71 होता है। पोटेशियम का आप जानोगे ऋण 2.92 होता है, ऋण 2.92। और आगे बढ़ोगे तो रुबिडियम का ऋण 2.99 और आप सीजियम का यदि जानोगे तो ऋण 3.02। तो इस तरह से ऋण 3.04, ऋण 2.71, ऋण 2.92, ऋण 2.99 और ऋण 3.02। तो कहने का मतलब ये हुआ कि Na से Cg तक अपचयन विभव ऋणात्मक होता जाता है। तो Na से Cg तक अपचयन विभव ऋणात्मक होता जाता है और इस तरह से उनके मान होते हैं। तो ये है मानक अपचयन विभव। इसको आप इस तरह से सुधार करते हुए अध्ययन करेंगे। अब चार धातुओं के जो भौतिक गुण पढ़े गए थे उसमें हाइड्रोजन से जो क्रिया आपको बताई गई थी उसके बारे में भी सुधार करते हुए आपको अध्ययन करना है। तो हाइड्रोजन से जब क्रिया होती है तो चार धातु हाइड्रोजन के से साथ गर्म करने पर हाइड्राइड बनाते हैं। तो आपको यहाँ जैसा आपने जाना था कि चार धातु हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। और ये जो हाइड्राइड हैं इनके सामान्य सूत्र आपने जाना था। तो सामान्य सूत्र जो है इस तरह MH होते हैं। तो M प्लस भी कह सकते हैं, H माइनस से होता है। अब इसमें जैसे आप धातु है हाइड्रोजन ले लोगे तो MH बनेगा, इसको 2 बार लेना है 2MH ऐसा बनेगा। अब हाइड्राइडों की आयनिक प्रकृति होती है। हाइड्रोजन के प्रति चार धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित होता है। तो आप इसको भी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के प्रति चार धातुओं की जो क्रियाशीलता है, चार धातुओं की क्रियाशीलता, तो क्रियाशीलता का क्रम आपको बताना है। क्रियाशीलता क्रम आप कहोगे कि निम्न होता है। कैसे होता है तो आपको जानकारी होना है कि लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और अंत में कौन रहता है, सीजियम। इस तरह से जो है क्रम पाया जाता है। और समूह में आप देखोगे कि ऊपर से नीचे लिथियम से सीजियम तक चार धातुओं के हाइड्राइड बनाने की सुगमता घटती है। तो आप देखोगे कि समूह में कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से नीचे। जब भी आप आओगे वर्ग में तो ऊपर से नीचे इनकी जो हाइड्राइड बनाने की जो सुगमता है, हाइड्राइड बनाने की सुगमता क्या होती है, घटती है। तो हाइड्राइड बनाने की सुगमता घटती है। तो ये आप जाने थे और इसमें आपको और भी अधिक जानना है कि इसका जो कारण है, इनके हाइड्राइडों का स्थायित्व जो है घटता है। तो उसका कारण यह है कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आने पर
ऊपर से नीचे आने पर आप ये देखोगे कि हाइड्राइड का जो स्थायित्व है, स्थायित्व घटता है। हाइड्राइड का स्थायित्व घटा है। अब आप ये कहोगे कि स्थायित्व क्यों घटता है, तो उसका कारण है MH बंध की जो शक्ति है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। जो हमारा मेटल और हाइड्रोजन जो है उसकी शक्ति है वो क्या होती है, घटती है। तो आप लिखोगे क्योंकि MH जो बंध है उसकी जो शक्ति है वो भी क्या होती है, घटती है। तो यही कारण रहा है कि इनके जो हाइड्राइड हैं उनका स्थायित्व इस तरह से रहेगा। अब इसमें से थोड़ा सा और अधिक आपको जानना है। अब जैसे हम कहें कि चार धातुओं के जो हाइड्राइड हैं वो प्रबल अपचायक हैं, ये भी हम जानेंगे। तो चार धातुओं के हाइड्राइड क्या हैं बताइए, प्रबल अपचायक हैं। पहले भी आपको बताया गया था। अब कैसे प्रबल अपचायक हैं और पानी के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं, ये भी आपको जानना है। तो पानी के साथ इन लोग अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। अब इसको आप समीकरण की सहायता से भी व्यक्त करेंगे कि चार धातु का हाइड्राइड जैसे लिथियम हाइड्राइड है, पानी से क्रिया करेगा तो इस तरह से लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 जो है मुक्त होती है। ये क्रिया आप जाने थे। इसके साथ जैसे सोडियम का हाइड्राइड है वो भी जल से क्रिया करता है तो NaOH बनेगा और इसमें भी हाइड्रोजन जो है मुक्त होती है। तो इस तरह से सोडियम का हाइड्राइड, लिथियम का हाइड्राइड दोनों जल से क्रिया करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन जो है मुक्त होती है। तो ये है हाइड्रोजन से क्रिया, उनके हाइड्राइड और उनके स्थायित्व। अब हम लोग इसके अलावा चार धातुओं के भौतिक गुण अभी आपने जाना, इसको सुधार करते हुए और अधिक विस्तार से आप अध्ययन करेंगे। और इसमें लिथियम का जैसा हमने असामान्य व्यवहार पढ़ा था, तो लिथियम का असामान्य व्यवहार, तो इस तरह से लिथियम का जो असामान्य व्यवहार है आपने देखा था, असामान्य व्यवहार। तो लिथियम का असामान्य व्यवहार में आप ये जानोगे कि आकार जैसा आपको बताया गया था, आकार उसका कैसा होता है, छोटा है। लिथियम का क्या है, आकार कैसा है, छोटा है। तो आकार छोटा होता है, उसी के कारण है, छोटा होने के कारण आप ये पाओगे कि लिथियम आयन की जो ध्रुवण क्षमता है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो लिथियम आयन की ध्रुवण जो क्षमता है वो अधिक होती है, ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। अब आपको और अधिक इसमें जानना है कि ध्रुवण क्षमता अधिक होती है, जिससे यौगिक में सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। आप ये भी कहोगे कि जिससे यौगिक में क्या आ जाता है, यौगिक में सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं, सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्रुवण क्षमता के संदर्भ में बताना है कि आकार छोटा होने के कारण लिथियम आयन जो है इसकी ध्रुवण क्षमता जो है अधिक होती है और जिससे यौगिक में सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं।